नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे आपके किचन में रखे उन मसालों की जो अब आपको कैंसर भी कर सकते हैं। जी हां, शायद ये मेरा जो स्टेटमेंट है थोड़ा व्यापक हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं से बात निकली, इसलिए मैंने आपसे कही, तो अब ध्यान से सुनिएगा। बात दरअसल जाती है सिंगापुर और हांगकांग तक। ये दो देश, इन्होंने कुछ मसालों को बैन किया। मसाले जो दो भारत की कंपनियों एमडीएच और एवरेस्ट, जो कि बहुत जाने मानी कंपनी है, बड़े हाउस होल्ड नेम्स हैं, इनके मसालों को बैन किया। कुछ मसालों को बैन किया और मैं आपको बताऊंगा अभी कि कौन से मसालों को इन्होंने बैन किया है। लेकिन क्या कहते हुए बैन किया? ये कहते हुए बैन किया कि इसमें एक पर्टिकुलर केमिकल है जो कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर पैदा करने वाला है। ऐसा प्रिजर्वेटिव है जिससे कैंसर पैदा होता है। मसाले तो हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। रोज़ के खाने में हम भारतीय अगर मसाला ना डालें तो हमारा तो खाना बनता नहीं है। और उसके बाद फिर एक्शन हुआ भारत में, जहां फसाई ने कहा कि वो भारत में जो तमाम मसाले हैं उनकी जांच करेगा कि इनमें जो प्रिजर्वेटिव हैं वो किस तरह के प्रिजर्वेटिव हैं, क्या बैन प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल है, या अगर इस्तेमाल है तो किस हद तक। कई प्रिजर्वेटिव बैन नहीं होते हैं, लेकिन उनकी एक मात्रा तय होती है। अगर उससे ऊपर आप डालेंगे तो फिर वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो आइए पहले मैं आपको बताता हूँ कौन से वो मसाले थे, किनको सिंगापुर और हांगकांग ने अपने यहाँ पर बैन किया, और भारत में फिर क्या रिएक्शन हुआ भारत के फूड रेगुलेटर की तरफ से, और अब हमें और आपको क्या करना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या कहानी रही। तो देखिए, हांगकांग की बात बता दूं, उन्होंने 4 मसाले बैन किए। एमडीएच का मद्रास करी पाउडर उनमें से एक था। अगला मसाला भी एमडीएच का ही था, सांबर मसाला मिक्स्ड। तीसरा भी मसाला एवरेस्ट का था, एमडीएच का था, माफ कीजिए, करी पाउडर मिक्स। तो ये 3 मसाले आ रहे थे एमडीएच की तरफ से, और चौथा मसाला था एवरेस्ट का, एवरेस्ट फिश करी मसाला। इन 4 मसालों को हांगकांग ने बैन किया। कुछ इसी तरह का सिमिलर एक्शन सिंगापुर के अंदर भी हुआ। अब क्यों हुआ ये एक्शन, वो आपको बताते हैं। क्या पाया गया इन मसालों के अंदर, वो कौन सी चीज थी जिसकी वजह से इसको बैन किया गया। अच्छा, इस बीच भारत में भी एक्शन होता है। फसाई ने कहा कि वो देश भर से सैंपल जुटाएगा मसालों के और उनकी जांच करेगा। अब यहां पर सारे मसाले आ जाते हैं। अब 2 कंपनियों तक बात सीमित नहीं रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सैंपल लिए जाएंगे, सभी बड़े ब्रांड्स के सैंपल लिए जाएंगे और उनकी जांच की जाएगी। स्टेट फूड कमिश्नर्स को इसका जिम्मा सौंपा जाएगा कि ये काम आप करें। टेस्टिंग लैब में भेजे जाएंगे सारे सैंपल्स, और एथिलीन ऑक्साइड, ये वो केमिकल या कंपाउंड है जिसकी जांच की जाएगी। ध्यान से सुनिए इस नाम को, एथिलीन ऑक्साइड। ये कार्सिनोजेनिक एजेंट है जिसकी मौजूदगी से या ज्यादा मौजूदगी से कैंसर होने का खतरा होता है। तो इसकी जांच की जाएगी। तो ये अब तक की कहानी है। और ये क्यों खतरनाक है? क्योंकि ये पेस्टिसाइड में इस्तेमाल होने वाला केमिकल है। आप सोचिए, जो चीज पेस्टिसाइड में इस्तेमाल हो रही है वो खाने में भी हो रही है। खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल इसका वर्जित है, ठीक है, आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अलग अलग देश में अलग अलग लॉज हैं। हमारे लॉज की भी बात हम देखेंगे। कैंसर समेत कई बीमारियों का रिस्क होता है इससे, या कहीं अलाउ भी है तो एक परमिसेबल लिमिट में अलाउड है, लेकिन शायद पूरी तरीके से भी बैन हो, और इसलिए इसे बहुत खतरनाक माना जाता है। तो चलिए, कुल मिलाकर एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों से ये पूरा मामला उठा, लेकिन अब सभी मसाले जो हैं वो जांच के दायरे में आ गए। लेकिन इस तरह की चीज़ें, कभी बेबी फूड में शक्कर ज़्यादा है, कभी हेल्थ ड्रिंक में भी चीनी ज़्यादा है, तो चलिए वो लाइफस्टाइल डिजीज़ कर देंगी आपको मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ की तरफ ले जाएंगी, शक्कर से जुड़ी चीज़ों की तरफ ले जाएंगी। लेकिन ऐसे पदार्थ जो कैंसर पैदा करें और वो उन चीज़ों में हो जो आप रोज़ खाते हैं ना, मसाले, बात फिर से सोचने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल के डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर अंशुमन कुमार और न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अंशुमन जी, मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए, पिछले शो में याद है आपने कहा था कि जो भारत में खान पान का हाल है, अगर वो ऐसा ही चला तो आने वाले समय में देश में हमको कैंसर की संख्या में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिलेगी। और खान पान से ही ये पूरा मामला जुड़ा है। और अब देखिए, मसालों को लेकर लगभग उसी तरह की चीज सामने आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका पहला रिएक्शन क्या, ये जो पर्टिकुलर केमिकल है ये इतना खतरनाक है कि आपको सीधा कैंसर की ओर लेके जा रहा है? विपिन साहब, बिल्कुल आपने याद दिलाया। पिछली बार जो मैंने कहा था, पहले दर्शकों के लिए रिपीट कर देता हूं
कि 35 से 40% कैंसर के पीछे की वजह जो आप कंज्यूम करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, या तो खाद्य पदार्थ में लेते हैं या कॉस्मेटिक की तरह बाहर इस्तेमाल करते हैं। और अगर यही रवैया रहा, जो कि रहेगा ही, रहा है, अभी भी है, 2025 में भारत विश्व की कैंसर की राजधानी बन जाएगी। इस बेतरतीब तरीके से केसेज कैंसर के बढ़ रहे हैं। अब चलिए आ जाते हैं, ये भी खाद्य से जुड़ा मामला है। बिल्कुल, इथिलीन ऑक्साइड जो गैस है, मेडिकल में हम लोग इस्तेमाल किया करते थे। कुछ इंस्ट्रूमेंट जिसको ऑटोक्लेव, मतलब गर्म करके स्टरलाइज नहीं कर सकते हैं, इसको स्टरलाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता था, ईटीओ गैस। और दूसरा इस्तेमाल इसका होता था फूड प्रिजर्व, ऐसे चीजों को प्रिजर्व करने के लिए जिसका पैकेट, मतलब फूड के कंटामिनेंट में ना आए। और तीसरी चीज इस्तेमाल वो जगह होती थी, वो इंसेक्टिसाइड फॉर्म में। तो इन मसालों में जो सिंगापुर और हांगकांग की रिपोर्ट है, उसको देख के मुझे आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ कि इंडिया में फूड सेफ्टी के नाम पे या पब्लिक हेल्थ के नाम पे मजाकिया अंदाज रहा है, तो इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन ये डरावना विषय है, इसमें कोई दो मत नहीं है, बहुत डरावना विषय है। ये मसाले को लॉन्ग टर्म प्रिजर्व करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। 86 मिलियन टन मसाला भारत हर साल प्रोड्यूस करता है, और इसका काफी हिस्सा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, और भारत में भी काफी कंजम्पशन है। तो अगर ये कहें कि इतने मसाला का प्रोडक्शन, उसका प्रिजर्वेशन करने के लिए कोई नॉर्म्स क्या नहीं है भारत में? कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ बैच में गड़बड़ी पाई गई हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिंगापुर में गड़बड़ी पाई गई, हांगकांग में गड़बड़ी पाई गई, तो क्या हमारे हिंदुस्तान में अलग बैच आया होगा? सेम मसाले में इथिलीन ऑक्साइड मिली। दूसरा, एफएसएसआई की वेबसाइट पे जाइए कि वो मसाले में क्या क्या टेस्ट करते हैं, उसमें कहीं भी इथिलीन ऑक्साइड का जिक्र नहीं है। ये ऐसे किसी भी इंसेक्टिसाइड का जिक्र नहीं है जिसका टेस्ट, वो चेक करते हैं वाटर कंटेंट, मॉइस्चराइजर कितना है, मॉइस्चर कितना है, मसाले का ड्राई कितना है, इंसेक्ट डेड मैटर कितना है, ये सारा चेक करते तो हैं। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा, इथिलीन ऑक्साइड आपने कहा रूम टेम्परेचर पर गैस होती है, तो क्या वो जो मतलब जब पैकेट होता है, जो हल्का सा, मतलब हम और भी चिप्स के पैकेट ले लें, ये ले लें, वो ले लें, उसमें भी एक गैस टाइप की चीज भरी रहती है ताकि अंदर चीजें सेफ रहें, या प्रिजर्वेटिव के तौर पे, तो ये वो वाला प्रिजर्वेटिव है या मसाले में मिला हुआ रहता है ये गैस, कैसे समझें इसे? बिल्कुल मसाले में मिला रहता है। उसका कारण ये है कि जब मसाला साबुत आप लेते हैं तो माना जाता है उसके ऊपर हिस्सा कम होगा, मतलब ऊपरी सतह पे ये कोटिंग रहेगी इसकी, इथिलीन ऑक्साइड गैस है, उस पर चिपक गया। अब इसको आपने क्रश कर लिया, फॉर एग्जाम्पल इलायची, लौंग, काली मिर्च, तो ये मसाले में इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और माना जाता है 1% 3% हो जाएगा पाउडर मसाले में। पाउडर मसाले को प्रिजर्व करना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि फंगस, जिसको मॉल्ड बोलते हैं, फफूंद बोलते हैं, फफूंद की मात्रा आ जाती है, उसको रोकने के लिए इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बाहर की एजेंसियां स्ट्रांग है, रैंडम सैंपल उठाया, रैंडम जांच हुई, और उसमें उन्होंने कमी पाई और पकड़े गए। जी शिखा जी, तो ये हमारे देश में इथिलीन ऑक्साइड पूरी तरीके से या वर्जित है, या एक एक्सटेंट तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये ज्यादा हो गया इसलिए ये जांच के घेरे में आ गए? जी, ये ज्यादा हो गया इसीलिए जांच के घेरे में आए। वैसे तो इथाइलिन ऑक्साइड बहुत ही माइक्रो लेवल्स पे अलाउड होता है, बहुत स्मॉल लेवल्स पे अलाउड होता है, मगर क्योंकि ये उससे ज्यादा क्रॉस हो गया है, तो ये मेरी समझ है कि इसीलिए ये जांच के घेरे में आए। जबकि वैसे जो एज अ हेल्थ एंड अ न्यूट्रिशन पर्सन आई वुड से कि ऐसे केमिकल्स जो कि कीटनाशक में यूज होते हैं, जो कि स्टरलाइजेशन में यूज होते हैं, और स्टरलाइजेशन का मतलब है कीटनाशक, मतलब किसी भी लाइव वायरस, बैक्टीरिया, फंगस को आप किल करना चाहते हैं तो अब इसका यूज कर रहे हैं। मेरे मानने में ये सब नहीं यूज होने चाहिए, और उससे बेटर हमें प्रोसेसेस ढूंढने चाहिए जिससे कि ये जो हार्मफुल हैं, जो टॉक्सिक हैं, जो केमिकल्स हैं, जो न्यूरोटॉक्सिक हैं, हमारे नसों को डैमेज करते हैं, उनका इस्तेमाल ना हो। देखिए, एक चीज होता है कि पॉइजन है, मगर छोटी मात्रा में आप खाएंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, एक वो मानना होता है जो इथाइलिन ऑक्साइड के साथ आया। अब दूसरा है कि क्या हमें ये पॉइजन जरूरी है भी, क्या और बेटर तरीके नहीं है कि हम अपने प्रोडक्ट को फंगस से इन्फेक्ट होने में या वायरस से इन्फेक्ट होने से बचा पाए? वो वहां पे रिसर्च और वहां पे फोकस हमें ज्यादा चाहिए। जी डॉक्टर साहब, चाहे मैगी के अंदर एमएसजी, अगर मुझे गलत, मोनोसोडियम ग्लूकोमेट या फिर या इथिलीन ऑक्साइड, ये सब चीज़ें, तो हमारे जो स्टैंडर्ड हैं हिंदुस्तान के, दो चीज़ें हैं, एक तो क्या वो पूरी दुनिया से पीछे चल रहे हैं, जो विदेशों में बैन है वो हमारे यहाँ अलाउड है, और दूसरा अलाउड है कि चलिए आपने कहा रुपए में 10 पैसे, और शायद जब मिलती है तो रुपए में 50 पैसे मिल जाती है, और फिर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। क्या स्थिति है हमारे यहाँ की?
जी विपिन साहब, सवाल मुझसे है? जी जी, आपसे। जी जी, विपिन साहब देखिए, इथिलीन ऑक्साइड वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बैन किया हुआ है। मतलब इंडस्ट्रियल यूजेज हो सकते हैं इसके, इंसान के पास नहीं आना चाहिए। तो हमारे देश में, मतलब हमारे देश में अलाउड है? हमारे देश में कुछ लिखा ही नहीं है। कुछ? हमारा देश बहुत महान है इस मामले में, लिखता ही नहीं है, इग्नोर कर दो, इस पे कुछ बात ही ना करो। एफएसआई की वेबसाइट खोलिए ना, एफएसआई एक्ट 2006 खोल के देखिए, उसमें कहीं चर्चा ही नहीं करी है इस तरह के गैस, इस तरह के पॉइजन की। बेसिकली ये पॉइजन है। अगर लो डोज में लंबे समय तक लेंगे तो सेम इफेक्ट करेगा, जो हाई डोज में लेंगे तो अक्यूट टॉक्सिसिटी करेगा, मतलब फेफड़े को डैमेज, इंटेस्टाइन को डैमेज। लंबे समय तक लेंगे तो कैंसर फॉर्मेशन, और सबसे खास बात इस गैस के साथ क्या, म्यूटाजेनेसिस एक चीज होती है, मतलब आपके जीन को ही बदल दे। मतलब इंसान होमोसेपियंस के जीन में बार बार बदलते बदलते पता नहीं कौन सा होमोटेक्नोलॉजिकस, होमोमोडर्नस होगा, क्या होगा, इस तरह की गैस है म्यूटाजेनेसिस। कैंसर फॉर्मेशन को कार्सिनोजेनेसिस कहते हैं। तो ये खतरनाक चीज है, इसका अलाउड नहीं होना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, टॉपिक से थोड़ा हट के बता देता हूँ, मेलामाइन जिसकी प्लेट आप आमतौर पर शादियों में जाते हैं, मेलामाइन की प्लेट जिसको प्लास्टिक की प्लेट बोलते हैं, मेलामाइन नाइट्रोजन कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के लिए आपके यहाँ हमारे भारत में दूध में अलाउड है, मतलब डेयरी प्रोडक्ट में अलाउड है, वर्ल्ड में कहीं अलाउड नहीं है। ये भी एफएसआई की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है कि कितने परसेंट तक पनीर में, कितने परसेंट तक दही में, कितने परसेंट तक दूध में अलाउड है। आश्चर्य लगता है कि आपकी तो बातें डॉक्टर साहब मुझे डरा रही, क्योंकि ये सब तो हम सालों से खा पी रहे हैं। इस पे आप रैंडम सैंपल इंडिया में कराइए मिल्क प्रोडक्ट का, और मेलामाइन कंटेंट ना मिले तो बताइएगा, क्योंकि मैं इसका स्टिंग कर चुका हूं अलग अलग डेयरी पे जाके, और पैक्ड फूड, पैक्ड जो मिल्क प्रोडक्ट है उसका लेके, इसलिए इसमें उपलब्ध है। तब मैंने चेक किया था, तब पता चला कि ये तो अलाउड है। उस पर क्या आप क्वेश्चन करेंगे? शिखा जी, तो बड़ा गंभीर सा मामला है, क्योंकि देखिए अब तो हमारी लाइफ 70% पैकेज फूड की तरफ चली गई है। मतलब हम सारे ही ऐसे खाने कंज्यूम कर रहे हैं जो काफ़ी, अब देखिए आटा फॉर एग्जांपल, पहले हम आटा पिसवाते थे, अब आटा जो कि जिसका डेली कंजम्पशन, चलिए आदमी ने चिप्स किसी दिन खा लिया, कोई और पैकेट फूड किसी दिन, लेकिन आटे की रोटी तो हम एक उदाहरण के तौर पे बात कर रहा हूँ, डेली खाते हैं। लेकिन अब शहरों में तो कोई आटा पिसवाता नहीं है, आटा चक्कियाँ भी गायब हो गई हैं, आप पैक्ड आटा खरीदते हैं। डेफिनेटली एक पैक्ड आटा जिसको कई महीनों तक चलना है, पहले दुकान में रहना है, गोडाउन में आना है, आपके घर में आना है, आपके घर में भी 1-1.5 महीने चलना है, डेफिनेटली उसमें प्रिजर्वेटिव होंगे। तो ऐसे तो अब हम हर चीज में प्रिजर्वेटिव की तरफ चले गए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जैसे आप बहुत से आपको बाहर मार्केट में लिक्विड फॉर्म में हर्बल जूसेस मिलते हैं, और उसमें एक प्रोडक्ट उसमें ऐड होता है, एक प्रिजर्वेटिव जो कि फॉर्मेल्डिहाइड से बना होता है, जो कि जैसे हॉस्पिटल्स में उसमें मतलब इट साउंड्स ग्रोस बट डेड बॉडीज को प्रिजर्व किया जाता है। तो उस टाइम मुझे एक क्वेश्चन आया कि भाई क्यों हम वो चीज यूज करें जो कि हमें पता है कि वो डेड बॉडीज को यूज, वही चीज वहां पे यूज होती है। ऑफ कोर्स कॉन्सेंट्रेशन और बहुत सारी चीजें अलग चीज हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगी, बट वो कंपाउंड वो है। तब मैंने सोचा कि आयुर्वेद में क्या किया गया था। आयुर्वेद में जब अलग अलग प्रिपरेशन बनाई गई थी, तो उसको जो प्रोसेसिंग के दौरान, चाहे उसको पकाते थे, फिर उसी का अल्कोहल के अंदर उसको फर्मेंट करते थे, तो इतना साइंस हजारों साल पहले ऑलरेडी उपलब्ध था। हमारी प्रॉब्लम ये है कि वी आर ओके, हम बहुत ओके हैं, हम कैजुअल हैं कि चलो इतना अलाउ कर दो। हम उस चीज पे आगे रिसर्च नहीं करना चाहते कि व्हाट इज द नॉन टॉक्सिक एंड ह्यूमन सेंट्रिक वे ऑफ प्रिजर्विंग एंड गेटिंग प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, जिसको जरूरत ना पड़े इन सब टॉक्सिक्स की। ये एक शॉर्टकट हमने लिया है, एज एन इंडस्ट्री हमने ये शॉर्टकट लिया है कि चलो यही चीज इसमें भी डाल दो। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशंस नहीं है, सॉल्यूशंस हैं, प्रोवाइडेड पहले हम उन सॉल्यूशंस की हम उसकी नीड समझे। जैसे कि अगर 5000 पहले अलग तरह के कषाय, अलग तरह के फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स और दवाई के रूप में बनाए गए थे, और जो वो दिए जाते थे पेशेंट को, तो उसी के अंदर वो फर्मेंट होता था, अलग से कोई ऐसी केमिकल्स नहीं इस्तेमाल हो रहे थे उस समय में। तो अगर उस समय ये साइंस उपलब्ध थी, तो आज हमें क्या हो गया है कि हम साइंटिफिक दौर को मानते हैं अपने को, और हम नॉन टॉक्सिक जो है उन प्रोसेसेस को हम नहीं अपना सकते। नहीं शिखा जी, आप सही कह रही हैं, और मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत तब ऐसे वक्त में हम आ गए हैं जहां अगर अभी हमने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया
तो स्थिति बहुत बिगड़ेगी, क्योंकि कंजम्पशन के पैटर्न इतने हाई हैं, इतना मार्केट फ्लडेड है, और अगर उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर कोई नियम कायदे कानून नहीं है। जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो अब नियम होगा तो उसका पालन या ना पालन करने की बात आएगी, लेकिन अगर कोई नियम ही नहीं है, कोई कायदा ही नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, या कोई आपको बताया नहीं गया कि आप इसे लेंगे कि नहीं लेंगे, तो ये बहुत गंभीर बात हो जाएगी। चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं खुद भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, क्योंकि ये बातें सुन के बहुत अजीब सा लग रहा है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि क्या कर सकते हैं, क्या हमें बैक टू बेसिक्स हो जाना चाहिए, मसाले भी रॉ खरीद के लाएं, पिसवाएं, क्या करें हम। बहुत अजीब सी स्थिति। छोटा ब्रेक के बाद अपने एक्सपर्ट से इस पर सलाह लेंगे। आज बात हो रही है मसालों की। कहानी निकली सिंगापुर और हांगकांग से। भारतीय मसालों पर लगा बैन और अब भारत में मच गया हल्ला, फसाई करेगा जांच और बहुत सारी बातें। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि मसालों के अंदर आखिर ऐसे केमिकल्स क्यों जिससे कैंसर हो सकता है। ब्रेक से पहले काफी बातचीत हुई कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, हमारे नियम कायदे कानून कहां ब्रीच हो रहे हैं और क्यों ऐसी चीजें खान पान में आ रही हैं। अब सवाल ये होगा कि हम क्या करें या हम क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर अंशुमन, अब मसाले हों चाहे और चीज़ें हों, जो भी हो रहा है, लेकिन या मसालों का ही उदाहरण लें, क्या करना चाहिए? क्या अब हम खुद अपने मसाले प्रोक्योर करके पहले की तरह उनको खुद पिसवाएं या खुद पीसें और खाएं, या कैसे करें? नहीं समझ में आ रहा। जी विपिन साहब, बिल्कुल समाधान बताता हूं, और समाधान इतना सच्चा और सहज बताऊंगा, जो मैं करता हूं वही बता देता हूं। सबसे पहले उसमें एक चीज ऐड कर देना, सिंगापुर हांगकांग में एडवाइजरी जारी हुई है कि जिन्होंने ये मसाले कंज्यूम किए हैं आके अपना हेल्थ चेकअप कराएं और रेगुलर हेल्थ सर्वेलेंस पे रहें। भारत की कौन सी एजेंसी है जिसने अभी तक ये एडवाइजरी जारी की है, जबकि भारत मसाला का हाईएस्ट कंजम्पशन कंट्री है वर्ल्ड में? नहीं हुई है। चलिए, तो इनसे उम्मीद ना करें, एजेंसियों से, जब तक कि मेजर रिफॉर्म ना आए तब तक उम्मीद ना करें। करना क्या है, एग्जैक्टली वही करना है, बैक टू बेसिक्स। अपने धरातल से जुड़ जाओ। सब समझाने के लिए मैं बताता हूं। मैं काला गेहूं अपना उपजाता हूं। मैंने अपने दोस्त को दिया। मेरे घर में आटा चक्की में 1 से 1.5 किलो आटा तैयार करता हूं, कंज्यूम करता हूं, खत्म होता है बिना फर्टिलाइजर, बिना इंसेक्टिसाइड के। उन्होंने उनको ये लगा 20 किलो आटा तैयार किया, 1 महीने में आटे में कीड़ा लग गया। उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने कहा भाई इसमें पेस्टिसाइड नहीं, कीड़े लगेंगे। तो कीड़े भी वहीं आते हैं जिसमें फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड नहीं हो। तो अब समझिए, आप जो आटा कंज्यूम कर रहे हैं पैकेट में लाके, उसमें मसाले में कहीं कीड़ा लगा, इसका मतलब हाई लेवल ऑफ इंसेक्टिसाइड है जो आप डेली कंज्यूम कर रहे हैं। करना क्या है, आप नोवा क्लासिफिकेशन ब्राजील का है, जिसने नोवा 1, 2, 3, 4 4 कहा है। 4 को कहा है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इज पॉइजन। और मैं उसको हिंदुस्तान की भाषा में समझाने के लिए कहता हूं, 3 रसोई है भगवान की रसोई। नेचर ने जो दिया एज इट इज खा सकते हैं, स्वस्थ आपको रखेगा। दूसरा है इंसान की रसोई, जो शुद्ध भारतीय भोजन घर में बनाए। और तीसरा है शैतान की रसोई, जो पैक्ड फूड आपके घर में आ रहा है। तो आप भगवान की या इंसान की रसोई पे चले जाएं, रॉ प्रोक्योर करें। रॉ प्रोक्योर करने के लिए कम्युनिटी फार्मिंग एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। आपके पास खेत नहीं है, दिल्ली में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, कोई बात नहीं है। एक किसान को पकड़े, उनको कहें फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड मत डालो, ये हम 10 लोग मिलके तुम्हें पे करेंगे, जितना प्रोड्यूस होगा हम ले जाएंगे। आप उसमें से चावल, गेहूं, पीली सरसों, ब्लैक पोटैटो, मसाले, सौंफ, मेथी हिंदुस्तान के इस एरिया में उग जाएगा। अदरक आप नॉर्थ ईस्ट से मंगवाएं, वहां फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड नहीं डाल रहे हैं, ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं। इस तरह से अगर आप सोचें कि जो जो चीज प्रोक्योर कर रहे हैं, मेजॉरिटी आइटम अपने लाइफ से बाहर करें। प्लास्टिक को अपने लाइफ से बाहर करें, घर से बाहर करें। टेफ्लॉन कोटिंग, जो पीफैस सब्सटेंस है, ओबिसोजेन एंड कार्सिनोजेन है, उसको बाहर करें। आप बिल्कुल बैक टू बेसिक्स पे आ जाएं। ऑफिस आए, एक छोटी प्लेट, एक ग्लास लेके आए, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना होगा। थोड़े थोड़े बदलाव करें, वाकई आप देखेंगे हेल्दी महसूस करेंगे, मोटापा कम होने लगेगा, डायबिटीज कंट्रोल, हाइपरटेंशन कंट्रोल, और लॉन्ग टर्म में कितने रिसर्च आगे कैंसर का खतरा कम हो जाएगा। यही करने की जी कुछ नहीं बहुत बहुत अच्छी बातें आपने डॉक्टर साहब बताई हैं। आई होप कि इसमें से 10-20% भी अगर लोग कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। शिखा जी, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, अब बहुत सारे लोग खुद कर पाएंगे, बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे प्रोक्योर करें। इन दिनों बाजार में बहुत चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक के नाम पर हैं, या जैसे तेल हो गए जो कह रहे हैं कि कोल्ड प्रेस हैं, और तमाम चीज़ें, और उनके दाम भी हैं 4-4 गुना। मतलब जो चीज़ आपको नॉर्मली में 100 रुपये की मिलेगी तो फिर ये 400 रुपये की मिलेगी। क्या जो चीज़ें बाज़ार में आ रही हैं उनको इतने पैसे खर्च करके लिया जाए तो उनका फ़ायदा है, या वहाँ पर भी गिमिक है?
मैम आप म्यूट पर हैं। अगर उसकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन है तो उसकी बॉटल्स पे, उसके पैकेट्स पे वो सर्टिफिकेशन, वो लाइसेंसेस वगैरह सब मौजूद होंगे। तो अगर आप उसको देखिए, जिसका जैविक का उनका एक लोगो होता है और इस तरह से अलग अलग साइंस होते हैं कि वो प्रॉपर जैविक है कि अभी प्रोसेस शुरू हुआ है, तो सारे साइंस उसके ऊपर लोगोस वगैरह होते हैं। मेरा मानना है कि क्योंकि ऑर्गेनिक अब एक लग्जरी आइटम अपना ना हम मान के उसको एक नीड माने, क्योंकि अल्टीमेटली बीमारी का जो खर्चा है वो किसी भी फूड प्रोडक्ट के खर्चे से कई कई गुना ज्यादा है, बिकॉज उसमें हॉस्पिटल वगैरह का बिल, दवाइयों का बिल, उसके साथ साथ आपकी लॉस ऑफ जॉब, यानी आप जॉब पे नहीं जा पाएंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना है हाँ, अभी महंगा जरूर है, मगर अगर हम शुरुआत करेंगे, और खासकर 2-3 चीजों से हमें शुरुआत जरूर करनी चाहिए। एक तो ऑयल्स, क्यों? बिकॉज ऑयल अकॉर्डिंग टू वेदास ऐसी चीज है, घी ऐसी चीज है जो आपके कोशों में डीप चला जाता है। तो इसीलिए ऑयल, अगर आपको लिमिटेड आपका बजट है तो कम से कम ऑयल से शुरू करें। और जो आपके जो जैसे दालें हैं, चावल हैं, इस तरह की चीजों को ऑर्गेनिक करें। एंड जो भी जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आप वो मत खाइए जो कि दूसरे जो लोकल नहीं है। कोशिश करें जहां जी। तक हो सके वो लोकल खाएं। एंड जो बहुत ही ज्यादा जिस पे दाग ना हो, वो वाले फ्रूट्स ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि जिस चीज को कीड़ा भी नहीं खाना चाहता, उस पे हल्का सा दाग भी ना हो या बिल्कुल परफेक्ट हो, तो वो प्रॉब्लम वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। क्योंकि जब भी कोई चीज नेचुरल होगी, वो परफेक्ट नहीं होगी। जी तो ये एक जस्ट रफ थंब रूल मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। बट हाँ, अ, अगर जैसे मैं कहना चाहूंगी कि जिन लेडीज जो एक्सपेक्टिंग हैं और जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए तो ऑर्गेनिक इज अ मस्ट, बिकॉज उनके जो सेल्स और टिश्यूज अभी डेवलप हो रहे हैं, उनमें जो म्यूटाजेनिसिटी है या उसमें अगर कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स अंदर चले गए, उसका रिजल्ट बहुत ही नेगेटिव आगे आने वाला है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी जी। तो थोड़ा समय का यहाँ पर रहेगा, लेकिन आगे तेल कैसा खाएं, मसाले कैसे खाएं और अन्य चीज़ें जो रोज़मर्रा में आप खाते हैं उनको कैसे कंज्यूम करें। जो नहीं खाना है वो तो नहीं खाना है, लेकिन जो खाना है उनको कैसे खाना है और अपने स्वास्थ्य को कैसे बचाना है, आई थिंक हमें इस पर थोड़ा और डिटेल में बातचीत करने की ज़रूरत है। लेकिन आज के लिए इतना कि हाँ, मसालों के साथ ये हुआ है, आपको जानना ज़रूरी था, क्या उसके कारण है, भारत में अभी क्या व्यवस्थाएं हैं, उनमें और क्या सुधार की ज़रूरत है, और इस बीच आप क्या कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमन और डॉक्टर शिखा शर्मा, आप दोनों का। आई थिंक आपकी बातों से काफ़ी लोगों में जागरूकता आएगी, और जो आपने उपाय बताए हैं अगर वो दर्शक कर पाते हैं तो इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। और हम डिटेल में सब पर एक एपिसोड ज़रूर करेंगे, जो आज यहाँ पर बातचीत हुई है, किस तरह का खाना आपको खाना है। फिलहाल आज सबसे इजाज़त लेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।